कि हमें मोदिया बिंद नहीं हुआ है। हम वो लोग हैं जिन्हें मोदिया बिंद नहीं हुआ है। हमें वाह मोदी जी करने की आदत नहीं है। ये वो लोग करते हैं जो 2014 के बाद मोदिया बिंद के शिकार हैं। ये जुमलेबाज का जाल है। ये राम जी के गुल्लक से चोरी करने वाले लोग हैं कि इनके लिए राम आराध्य नहीं, वोट का एक सामान। 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था मोदी जी के वायदे के अनुसार, लेकिन वो वायदों का कत्ल किया उन्होंने, उम्मीदों की हत्या की है, लोगों को छला है और सिर्फ जुमलेबाजी करके कि अमन भाईचारे का कत्ल है। मोदी जी चौड़ी छाती करके 56 इंच का सीना दिखाकर आज जो मुद्दे जुमला की राजनीति कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसी देश में एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोदी जी ने उस नारे को पलट दिया, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें राशन दूंगा। देश की क्या दुर्दशा कर दी। देश नहीं चाहता भैया वो सेवा करें। अब इतनी मेहनत कर लो मोदी जी, जो झोला भूल गए हो आप अपना, उसे उठा के अपने घर निकल लो। इसी में देश का कल्याण है, देश का हित है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है और सियासत गरमाई हुई है। जनता भी अपने अपने डिसीजन बता रही है। फिलहाल हमारे हाथ में एक पेपर है, इसको देखिए और इसमें क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। यहाँ पर लिखा है, ध्यान दे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम राज्यों में मजबूत सरकार बनाने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बनाएं। दूसरा यहाँ पर पढ़िए, हम जनता के से किए वादों को नहीं भूलते, नड्डा। वहीं तीसरा यहाँ पर देखिए, भाजपा की सरकार बना दो, सबको रामलला के दर्शन कराएंगे, ये अमित शाह जी बोल रहे हैं। इसकी सच्चाई जरा हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। इतने बड़े बड़े वादे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम चीज़ें लेकर आप लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ब्यूटी जी, इस देश की ब्यूटी यही है कि एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि पहले अखबार छप के बिका करते थे, अब अखबार बिक के छपा करते हैं। कुछ यही हालत है अमित शाह जी के दिए हुए स्टेटमेंट की कि अमित शाह जी ने ये बोला है कि वोट दो दर्शन कराएंगे। अमित शाह जी की आस्था नहीं है राम जी में, राम जी के मंदिर में, राम जी के धाम में, अयोध्या के उस पावन भूमि में। वो तो बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरह राम जी का मंदिर भी वोट की दुकान बन जाए। लोग वोट इस लालच में बीजेपी को दें कि राम मंदिर के वो दर्शन कराएंगे, रामलीला जी के द्वार तक ले जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, वो क्या इसलिए वोट दिया था बीजेपी को कि वो फ्री की टिकट दे देंगे, रामलला के द्वार तक पहुँचा देंगे? और इसमें बीजेपी अपने ऊपर एहसान क्यों ले रही है कि रामलला का मंदिर वो बना रहे हैं? राम मंदिर बनवा दिया तो क्रेडिट नहीं लेंगे? किसने बनवा दिया? उन्होंने बनवा दिया। कौन नाम बताइए उन्होंने? मतलब ब्यूटी जी, बीजेपी की सरकार ने बनवा दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनवा दिया। ये मंदिर आपके अनुसार बीजेपी की सरकार ने बनाया है और मोदी जी ने बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट जी का जो वो फैसला आया था कि जमीन का विवाद खत्म होगा, वो क्या मोदी जी के कहने पे आया था, अमित शाह के कहने पे आया था? एक सवाल। दूसरा सवाल, मोदी जी ने अपने जेब से कितने पत्थर का पैसा दिया है, कितने मजदूरों की मजदूरी दी है? अमित शाह जी ने अपने अकाउंट से कितना पैसा दिया है मंदिर के? एक लाखों रुपए दिए। सुन लीजिए ये सवाल पूरा सुन लीजिए जवाब। मैं वही कहता हूँ कि आप बता दीजिए कि इन बीजेपी के नेताओं ने कितना चंदा दिया। बल्कि इन्होंने तो राम जी के मंदिर की गुल्लक से चोरी भी की है। वहाँ के मेयर और वहाँ के ट्रस्ट के जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि किस तरह से जमीन घोटाला राम के नाम पे किया। कौड़ियों से लोगों को खरीदकर और अपने ही ट्रस्ट, भगवान राम के ट्रस्ट को ही करोड़ों में बेच दिया। कुछ मिनट में ही करोड़ों की ज़मीन महंगी कर दी उन्होंने। ये राम जी के गुल्लक से चोरी करने वाले लोग हैं, ये भगवान राम से चोरी करने वाले लोग हैं, ये भगवान की मर्यादा को चुराने वाले लोग हैं। ये सिर्फ वोट की फसल के लिए राजनीति राम का करते थे। अब यह अखबार चीख के बता रहा है कि इनके लिए राम आराध्य नहीं, वोट का एक सामान है। मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में रोजगार मिल रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कमाल कर रही हैं आप, कह रहे मैंने बनवा रही। मैंने आपको एक सवाल बोला कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के माननीय, मंदिर में रोजगार मिलेगा लोगों कितने लोगों को? एक मंदिर से कितने लोग को रोजगार मिलेगा? मोदी जी का तो ये वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक मंदिर से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या? अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था मोदी जी के वायदे के अनुसार, लेकिन वो वायदों का कत्ल किया उन्होंने, उम्मीदों की हत्या की है, लोगों को छला है और सिर्फ जुमलेबाजी करके एक
ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें नफरत है, सियासत नहीं, ये अमन भाईचारे का कत्ल है। मैं कहता हूँ कि देश में आज जो माहौल है वो देश के लिए खुशनुमा नहीं है। आज अगर युवा बेरोजगार है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अगर उसने जनसंख्या पर ध्यान दिया होता तो आज युवा बेरोजगार ना होता। ये बात मोदी जी को पता चली आज या 2 दिन पहले, जब 14 में वो घोषणा कर रहे थे मोदी जी, चौड़ी छाती करके 56 इंच का सीना दिखाकर जोर जोर से बाहें चढ़ाकर फैलाकर कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तब मोदी जी को बुद्धि में ये ज्ञान नहीं था क्या? तब मोदी जी को ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे पूरा भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सच साबित कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो मैं बोलूँगा वो झूठा होगा तो क्या होगा, जो मैं बोलूँगा वो जुमला निकलेगा तो क्या होगा? तब मोदी जी को इस बात का इल्म नहीं था क्या? मैं पूछता हूँ ब्यूटी जी आपसे और आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों हिंदुस्तानियों से, मतदाताओं से, कि आज जो मोदी जुमला की राजनीति कर रहे हैं, जो राम के नाम को बेचकर वोट बटोरना चाह रहे हैं, जो राशन बांट कर, वो अभी उन्होंने ये भी कहा हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो हमें वोट देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इसी देश में एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोदी जी ने उस नारे को पलट दिया, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें राशन दूंगा। देश की क्या दुर्दशा कर दी। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कभी क्या राशन देकर वोट मांगा है क्या? नहीं। मोदी जी क्या दुविधा है? अगर दे दिया राशन, जनता की मदद कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, आप दे दीजिए, बेशक दीजिए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ चला गया, बेरोजगारी इंडेक्स में कहाँ चला गया। आज बांग्लादेश और भूटान से भी नीचे हमारी करेंसी आ गई, देश रसातल में चला गया। यही मोदी जी कहते थे, रुपया इतना नीचे गिर गया कि प्रधानमंत्री की उम्र को पार कर गया है। आज यही प्रधानमंत्री मोदी जी देखें कि रुपया कहाँ है, रुपया रसातल में है, और जिस रसातल में रुपया गया है बीजेपी भी उसी रसातल में जाएगी। कांग्रेस आ रही है, खुशियां नीचे नहीं जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। आप सीतारमन जी की फैन होंगी, हो सकता है आप भी प्याज ना खाती हो, पनीर ना खाती हो, दूध ना पीती हो, आप उनकी पाठशाला से पढ़ी हुई एक अच्छी सी उनकी भक्त शिष्या हो सकती हैं, लेकिन पत्रकारिता के विधा में ये नहीं होता कि मेरे को नहीं दिखाई देता। अगर मुझे नहीं दिखाई देता तो ये कहीं नहीं है कि मैं आपकी आंखें फोड़ दूं, ये कहीं नहीं नियम है। मैं नहीं बोल पाता तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि मैं आपकी भी जीभ काट दूं, मैं नहीं लिख पाता तो ये मतलब नहीं कि मैं आपके भी हाथ तोड़ दूं। साफ सी बात है, निर्मला जी न प्याज खाती हैं न पनीर खाती हैं, इसलिए उन्हें महंगाई से भी चिंता नहीं है। ये निर्मला जी की पाठशाला के जुमले हैं, ये ऐसे ही जुमलेबाज लोग देश को धक्का दे के पीछे की ओर धकेल रहे हैं। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रही हैं। स्मृति ईरानी कहती हैं कि हमने फ़ोन कर करके पूछा, कोई भूखा नहीं सो रहा है, सब गलत रिपोर्ट आप लोग परोस रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं। सही कह रही हैं। उन्होंने अपने बिटिया को फ़ोन किया होगा जिसका गोवा में किस चीज़ का कारोबार है आप जानती होंगे। उनको रेस्टोरेंट, उनके ढाबे पे वो फ़ोन किया होगा जहाँ कहते हैं बीफ का कारोबार होता है, बीफ परोसी जाती है, बीफ बेची जाती है। शायद उन ढाबे पे फ़ोन करके अपनी बिटिया से ही पूछ लिया होगा। लेकिन आज देश में देश के लोगों को पूछे तो ये मुझे लगता है मोदी जी के ही सवालों पर स्मृति ईरानी का एक बड़ा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, और स्मृति ईरानी कह रही कोई भूखा ही नहीं मर रहा। तो जो भूखा ही नहीं उसे राशन बांटने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे लगता है मोदी के खिलाफ स्मृति ईरानी खड़ी हो गई हैं, ताल ठोक के खड़ी हो गई हैं, मोदी को झूठा बनाने के लिए अड़ गई हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं, देश में कोई भूखा ही नहीं, राशन बांटने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस वाले घूम फिर कर नेताओं के बच्चों पर क्यों चले जाते हैं? अभी आप लोग देवेंद्र सिंह तोमर को बदनाम कर रहे हैं, कभी आप स्मृति ईरानी की बेटी के पास चले जाते हैं। तो जो मतलब अगर बीजेपी के बेटे बलात्कार करेंगे, बीजेपी के नेताओं के बेटे अत्याचार करेंगे, बीजेपी के नेताओं के बेटे थार पर कुचल कर किसानों की हत्या कर देंगे, बीजेपी के नेता और उनके बेटे महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो हम कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग, देश के लोग यही बोलते रहे, वाह मोदी जी वाह, खूब भ्रष्टाचारियों के साथ चल रहे हो, वाह मोदी जी वाह, खूब थार से कुचल रहे हो, वाह मोदी जी वाह, सही बलात्कारियों का साथ दे रहे हो, वाह मोदी जी वाह, ब्रजभूषण आपका आभूषण। हम ये करते रहेंगे क्या? साफ साफ बता दें नेशनल दस्तक के माध्यम से कि हमें मोदिया बिंद नहीं हुआ है। हम वो लोग हैं जिन्हें मोदिया बिंद नहीं हुआ है। हमें वाह मोदी जी करने की आदत नहीं है। ये वो लोग करते हैं जो 2014 के बाद मोदिया बिंद के शिकार हैं, जिन्हें किसान बिल काला कानून आता है तब भी कहते हैं वाह मोदी जी वाह, किसान बिल वापस चला जाता है फिर भी कहते हैं वाह मोदी जी वाह, ये जब नोटबंदी शुरू हो जाती तब भी कहते हैं वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक नोट 2000 के बंद हो जाते तब भी कहते हैं वाह मोदी जी वाह।
काला कानून आए तो भी वाह मोदी जी वाह, काला कानून जाए तो भी वाह मोदी जी वाह। ऐसे मोदिया बिंद युक्त लोगों की बीमारी का इलाज करने का एक नायक बनके, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक बनके आए हैं राहुल गांधी, जो मोदिया बिंद का सफल इलाज कर रहे हैं। मोदिया बिंद और मोदी भक्ति में डूबे हुए लोगों को बचा रहे हैं, हटा रहे हैं और सच दिखा रहे हैं। सच ये दिखा रहे हैं कि देश अमन शांति से चलेगा। सच ये है कि राहुल जी का ऐलान है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। कोई सच नहीं दिखा रहे हैं, अपनी राजनीतिक हित के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं, भोली भाली जनता का। कौन कर रहे हैं? किस राहुल गांधी और मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं। और मोदी जी संन्यास ले चुके हैं क्या? वो तो सन्यासी आदमी, सन्यासी हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, फकीर आदमी है। मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं है ब्यूटी जी, आपके अनुसार वो सन्यासी हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। वो देश की सेवा कर रहे हैं। कहाँ से लाए थे देश सेवा करने के लिए? कहाँ से लेके आए थे देश सेवा के लिए? देश नहीं चाहता भैया वो सेवा करें। बड़ी मेहनत करते हैं, 17-18 घंटे काम करके 500 का सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। 17-18 घंटा काम करके 100 रुपए की दाल को 300 रुपए में पहुंचा दिया। 100 रुपए के कड़वा तेल, सरसों के तेल को 200 रुपए किलो पहुंचा दिया। बड़ी मेहनत की उन्होंने, महंगाई जो डायन थी उसे डार्लिंग बना दिया। बड़ी मेहनत की उन्होंने कि रुपया हमारा भूटान और बांग्लादेश से भी गिर गया। बहुत मेहनत करी उन्होंने कि हमारी भुखमरी का कगार छोटे छोटे देशों से भी नीचे आकर चले गए। बहुत मेहनत की उन्होंने। अब इतनी मेहनत कर लो मोदी जी, जो झोला भूल गए हो आप अपना, उसे उठा के अपने घर निकल लो। इसी में देश का कल्याण है, देश का हित है। देश ही उनका घर है, जनता उनकी परिवार है। वाह, अपना परिवार संभाले नहीं, अपनी पत्नी संभाल नहीं पाए, अपनी पत्नी को देख नहीं पाए, वो किस हाल में है, किस दशा में है, किस दिशा में। अपनी जिसके साथ 7 फेरे लेके आए, उसके दिए हुए 7 वचन में से एक वचन भी नहीं निभा पाए। ये लग रहा है कि बचपन से ही जुमलेबाज थे। यशोदा बहन तो इनके जाल में फंस गई थी, जैसे आज हिंदुस्तान फंसा हुआ। ये जुमलेबाज का जाल है जिसे हिंदुस्तान तार तार करके आगे बढ़ने की कगार पर है। 24 अभी 23 अंगड़ाई है, 24 में कांग्रेस आ रही है। देखो देखो, कांग्रेस आ रही है, खुशियां ला रही है। 24 में मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आकर आप सबकी बोलती बंद करने वाले हैं। मुझे लगता है 400 के पार का वादा है। मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं आएंगे तो आपकी भी बोलती बंद होगी। आपका भी ये टाई टाई टी टी टू टू सीतारमण मोदी जी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सिंहासन जनता देती है, मोदी सिंहासन नहीं देते। ये राज तिलक नहीं है कि बेटे के बाप के बाद बेटा बैठेगा और मोदी के बाद मोदी ही बैठे रहेंगे। अरे तो हर बार उनका रिकॉर्ड है, हर बार लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। यही साइनिंग इंडिया का जुमला फेंका था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वाजपेयी के कद के नेता नहीं है मोदी जी। वाजपेयी बहुत विराट स्वरूप थे, वो अजात शत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन 10 साल तो वाजपेयी जी को भी इस देश ने बर्दाश्त किया। तो किसी जुमलेबाज, किसी झोलेबाज, किसी झूठ बोलने वाले, किसी भ्रष्टाचारियों के इर्द गिर्द घूमे हुए घुसे हुए व्यक्ति को कोई क्या बर्दाश्त करेगा। मुझे लगता है कि अब तक के सबसे कमजोर, सबसे भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए ये प्रधानमंत्री हैं और देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है, बदलने की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए, आपने सुना किस तरीके से और लगातार माहौल बना हुआ है देश में। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके ठीक बाद 24 आते ही लोकसभा का चुनाव है और इसी को देखते हुए सियासत गरमाई हुई है। राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने दावे और वादे चल रहे हैं। जनता को दोनों नए नए तरीके से बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे लाएगी और किसे धुतकार देगी ये आने वाला समय बताएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।